हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत का चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक में दिया हुआ होगा, फिर से याद करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो आपको ये दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। मैंने इनके बराबर में लगा दिया है, लेकिन ये आपके ऊपर नीचे दिए गए होंगे बुक में। रैयत का होगा किसान, महाल का होगा ग्राम समूह है, नीच का होगा बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती, और रेयती का होगा रेयतों की जमीन पर खेती। ठीक है, इस प्रकार यह फर्स्ट क्वेश्चन है, यह इस प्रकार होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरे। तो इसका क्या है, यूरोप में वोट उत्पादकों को फिर रिक्त स्थान होगा से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो कौन सी, नील की खेती। तो रिक्त स्थान में भरेंगे आप नील। फिर दूसरे का ख है, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग खालिस्तान में होगा औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी। तो क्या भरेंगे आप इसमें, औद्योगिकरण। फिर दूसरे का ग है, खालिस्तान सबसे पहले दिया होगा इसमें होगा कृत्रिम रंग की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो क्या भरेंगे इसमें, कृत्रिम रंग। फिर है दूसरे क्वेश्चन का घ, चंपारण आंदोलन रिक्त स्थान के खिलाफ था। तो क्या भरेंगे इसमें, नील बागान मालिकों के खिलाफ था। फिर है, आइए विचार करें। क्वेश्चन नंबर 3, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर होगा इसका, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। पहला है, राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरा है, जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। तीसरा है, जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। और चौथा है, किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। इस प्रकार यह थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए। अब देखते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को। महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो आंसर है इसका, महालवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में भिन्नता। महालवारी व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था 1822 में तैयार की गई। इस व्यवस्था के अनुसार, पहला पॉइंट है इसका, गांव के एक एक खेत में अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। दूसरा है, इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय पर संशोधन का प्रावधान किया गया। तीसरा है, राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार के स्थान पर गांव के मुखिया को दिया गया। यह तो थी महालवारी व्यवस्था। अब देखते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। क्वेश्चन में महालवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त दोनों के बारे में पूछा गया है। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में यह व्यवस्था लागू की। तो इसका पहला पॉइंट है, राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया गया। दूसरा है, जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। इस राशि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। तीसरा है, राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार को दिया गया। तो जो ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये कुछ ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से इसको देखिए।
चलिए अब देखते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन को। राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। तो आंसर है इसका मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई समस्याएं। पहली समस्या है जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। दूसरा है मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार यह 2 व्यवस्थाएं थी। अब देखते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन को। 6th नंबर के क्वेश्चन है रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। आंसर इसका रैयतों का नील की खेती से कतराने का कारण। पहला कारण है किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, परंतु फसल कटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी न खत्म होने वाले कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे। दूसरा कारण है बंगाल मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करे, लेकिन किसानों को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी अन्य फसलों के लिए समय नहीं दे पाता था। इस प्रकार जो रैयत थे वह नील की खेती करने से कतराते थे। अब देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। आंसर है इसका बंगाल में नील के उत्पादन में धाराशायी होने की परिस्थितियाँ। तो पहली परिस्थिति है इनकी मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। दूसरी है रैयतों ने निर्णय लिया कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों का लाठीदारी गुंडों से डरेंगे। तीसरा है कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने तथा विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। और चौथा है नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना और आयोग ने किसानों को सलाह दी कि वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें तथा आगे से वे चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इस प्रकार बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। इस प्रकार यह 7th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करें। तो आंसर है इनका अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्या को जानने के लिए पहुंचे। तो जब गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका बैरिस्टरी के लिए गए थे और फिर वहां से आने के बाद में वो चंपारण के जो किसान थे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके पास पहुंचे कि आपको क्या समस्याएं हैं। फिर पहला है गांधी जी नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के विरुद्ध था। तीसरा, सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। चौथा है अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों को की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का सफल प्रयोग रहा। इस प्रकार यह 8th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन का आंसर। भारत के शुरुआती चाय या कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानता या फर्क है। तो आंसर है इसका चाय या कॉफ़ी बागानों तथा नील बागानों के मजदूरों के जीवन में समस्याएं व अंतर, मतलब इनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं दोनों के बीच में और दोनों में अंतर क्या क्या है। तो पहला अंतर है चाय बागानों में मजदूरों और अनुबंधों के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। दूसरा, चाय या कॉफ़ी बागानों में पूरे वर्ष काम होता था, जबकि नील बागानों में फसल कटाई या बुआई के समय अधिक काम होता था।
तीसरा, चाय या कॉफी बागानों से मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा पाते थे या जा सकते थे, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं होता था। इस प्रकार चाय या कॉफी बागानों तथा नील के बागानों के जो मजदूर थे उनके जीवन में यह अंतर थे। तो यह था 9th नंबर के क्वेश्चन का आंसर। और सबसे अंतिम प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।